हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है गंदी औरत। कांता को कॉलोनी की सभी औरतें गंदी औरत कहती थी। कांता काम वाली बाई से वेश्या कैसे बन गई? क्या थी उसकी मजबूरी? कालिंदी के पति का तबादला इस नए शहर में हुआ था। कालिंदी इस नए मकान में रहने आई थी। तब सबसे पहले मकान की घंटी जिसने बजाई थी वह कांता थी। आपको काम वाली चाहिए मेम साहब? कांता ने पूछा था। जवाब देने से पहले कालिंदी ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मोटा तगड़ा शरीर, चपटी नाक और घुंघराले बाल और बड़ी सी बिंदिया से सजा चेहरा। कालिंदी सोचने लगी, इसे खुद को संभालने में कितना टाइम लगता होगा। यह काम क्या करेगी? मेम साहब, कांता ने कालिंदी को इस तरह अपनी ओर देखते देखा तो मुस्कुराकर टोका था। हाँ, काम वाली तो चाहिए, पर तुम्हें कल बताऊंगी। कालिंदी के मुंह से यूं ही निकल गया। अच्छा मेम साहब, मेरा नाम कांता है। कॉलोनी की सभी मेम साहब मुझे जानती हैं। आप चाहें तो किसी से भी मेरे बारे में पूछ सकती हैं। कहते हुए कांता लौट गई थी। कालिंदी इस कॉलोनी में नई नई आई थी, इसलिए उसी रोज़ कॉलोनी की कई महिलाएं कालिंदी से मिलने आईं, पर किसी ने भी कांता को काम पर रखने के लिए हाँ नहीं कहा। कांता को भरोसा था कि कॉलोनी की सभी महिलाएं कालिंदी को मेरे बारे में बताएंगी और मुझे काम पर रखने की सलाह कालिंदी को दे देंगी। लेकिन कॉलोनी की महिलाओं ने कांता के विश्वास को गलत ठहरा दिया था और अगले ही क्षण मिसेस गुप्ता ने आत्मीयता से कालिंदी को धीरे से बताया, मालूम है, मिसिस शर्मा तो अपने पति को छोड़कर मायके चली गई थी इस कांता की वजह से। अच्छा, पर क्यों? कालिंदी ने मिसेस गुप्ता से पूछा। कांता के प्रति कालिंदी के मन में घृणा उत्पन्न होने लगी। अरे, एक बरसाती रात मिस्टर शर्मा उसे अपने स्कूटर पर छोड़ आए थे। बस इसी बात पर उस रात दोनों में जमकर झगड़ा हुआ और श्रीमती शर्मा ने अपना सामान पैक किया और मायके चली गई। मगर क्यों? कालिंदी को आश्चर्य हुआ था। इतना भी नहीं समझती? चिढ़कर मिसेस गुप्ता ने कहा था, वो चरित्रहीन है, पुरुषों पर डोरे डालने का प्रयास करती है। पर क्या कांता का पति नहीं है? अरे है क्यों नहीं, हट्टा कट्टा पति है कांता का, रिक्शा चलाता है। पर फिर भी कांता इधर उधर मुंह मारती फिरती है। मिसेस गुप्ता ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कालिंदी को बताया। इतने सारे लोगों की एक सी प्रतिक्रिया थी कांता के बारे में कि कालिंदी के लिए उसे काम पर रख पाना संभव नहीं था। अगले रोज़ कांता फिर पूछने आई थी, मेम साहब, क्या सोचा? फिलहाल तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, जब होगी तो बताऊंगी। कहते हुए कालिंदी ने फटाक से किवाड़ बंद कर दिया। कालिंदी को डर था कहीं कांता पीछे ही न पड़ जाए। ऐसी औरतों से बात तक करने में कालिंदी डरती थी। कुछ दिनों के बाद कांता फिर से आई थी। गिड़गिड़ाती हुई बोली थी, मेम साहब, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। बड़े डॉक्टर साहब कहते हैं अगर जल्दी ऑपरेशन हो गया तो बच्चा बच जाएगा। दिल्ली ले जाना है इलाज के लिए। अभी सिर्फ एक ही घर में काम है, कैसे जमा कर पाऊंगी उसके इलाज के लिए पैसा? अगर आप भी काम दे दें तो। तुम्हारा पति भी तो कमाता है। मेम साहब, कमाता है, उसी की कमाई से तो घर चलता है, पर इतना ज़्यादा नहीं कमाता कि बच्चे के लिए कुछ बचा सकें। तभी तो मैं भी काम करती हूँ। कहते कहते कांता की आंखें भर आईं। कालिंदी फिर पसीज गई थी, पर कांता पर विश्वास करने में वह हिचक रही थी। ऐसी औरतें अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए उसने बड़ी सफाई से कांता को रखने से इनकार कर दिया। काम करने के लिए कालिंदी ने एक नौकरानी रख ली थी, पर वो महसूस करती थी कि वो कहीं ना कहीं कांता के साथ अन्याय कर रही है। अपनी कॉलोनी की महिलाओं के सामने वो कांता के प्रति अपनी भावना या दुविधा को कह तो नहीं पाती थी, पर जब कभी कांता कहीं दिखाई दे जाती, कालिंदी की आंखें झुक जाया करती थी।
वह मन ही मन कांता के प्रति अपने को गुनहगार मानती थी। कालिंदी के घर की खिड़की से वह घर स्पष्ट दिखाई देता था जहाँ कांता काम करती थी। उस घर में कोई महिला नहीं थी, बस एक डॉक्टर और उनका इकलौता बेटा था। इसके अलावा कुत्ता था। वह तब तक काम करती रहती जब तक डॉक्टर डिस्पेंसरी न चले जाते। कालिंदी ना चाह कर भी कई बार पर्दा खिसकाकर डॉक्टर के घर पर देखा करती थी। पता नहीं कांता के काम में उसे क्या दिलचस्पी थी कि वह अपने आप को रोक नहीं पाती थी। कालिंदी हर रोज़ कांता को एक झलक जरूर देखती थी। कांता कभी डॉक्टर साहब के बगीचे पानी डालते हुए, कभी कुत्तों को नहलाते हुए, तो कभी डॉक्टर के बेटे का हाथ पकड़कर उसे बस स्टॉप की ओर ले जाते नजर आती। कालिंदी ने महसूस किया कि डॉक्टर साहब की नज़र हर वक्त कांता के ऊपर टिकी रहती है। कालिंदी को कई बार लगता कि कांता का डॉक्टर साहब के साथ कोई ऐसा रिश्ता है जिसे सब शक की नज़र से देखते हैं। एक दिन डॉक्टर साहब कांता को ऊंची आवाज़ में बात करते सुनकर कालिंदी दौड़ती हुई खिड़की पर आई थी। देखा, डॉक्टर साहब पेड़ पौधों को सींच रहे थे और कांता सीढ़ियों पर बैठी रो रही थी। डॉक्टर साहब जोर जोर से कह रहे थे, तुम्हारे बेटे की दवाई इतनी सस्ती तो नहीं कि उसे ऐसे ही दे दूं। जितना काम तुम करती हो उससे तो दवाई के पैसे वसूल नहीं होते। रात का खाना बनाने को आ जाया करो, तभी दवाई के पैसे वसूल होंगे, वरना मैं दवाइयाँ नहीं दे सकता। सोच लो, मेरे आदमी का गुस्सा तो आप जानते ही हो डॉक्टर साहब। रात को काम पर मैं नहीं आ सकती। शर्मा साहब की बीवी के झंझट के बाद से मैंने रात का खाना बनाने का काम बिल्कुल बंद ही कर दिया है। तुम्हारी मर्जी, कहते हुए डॉक्टर साहब अंदर चले गए थे और कांता वहीं सीढ़ियों पर बैठी घंटों तक रोती रही। जब तक कांता वहां बैठी रोती रही तब तक कालिंदी उसे दरवाजे की आड़ से बराबर देखती रही। वह अंदर नहीं जा सकी। उसके बाद फिर कभी कालिंदी को कांता दिखाई नहीं दी। कांता ने डॉक्टर साहब के घर आना बंद कर दिया था। कांता की कमी कालिंदी को महसूस होने लगी। कभी कभी कॉलोनी की महिलाएं कांता के विषय में बातचीत करती थी, जिसे कालिंदी बड़े ध्यान से सुनती थी। कालिंदी को कांता में दिलचस्पी इसलिए भी थी कि उसने आज तक अपने जीवन में ऐसी औरतों को नहीं देखा था जो किसी और के पति पर डोरे डालती हूँ। कई बार कालिंदी का मन होता कि वह कांता से खूब बातें करे और उससे पूछे कि वह दूसरे पुरुषों पर डोरे क्यों डालती है, पर कांता जैसी औरतों से संपर्क रखने से लोग उसके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। यही सोचकर कालिंदी ने कभी भी कांता से बात नहीं की। काफ़ी दिनों से कांता किसी को भी कॉलोनी में नहीं दिखी। धीरे धीरे सभी ने कांता के बारे में बात करना बंद कर दिया था। तभी अचानक एक दिन कालिंदी के पति ने उसे बताया कि उन्होंने कांता को गंदी बस्ती में देखा है। कालिंदी के पति ने कहा कि वास्तव में वह एक गंदी औरत थी। मैंने उसे उस बस्ती में वेश्या के रूप में देखा है। कालिंदी ने अपने पति से पूछा कि आप वहाँ क्या करने गए थे। तब कालिंदी के पति ने बताया कि उसके ऑफिस का रास्ता इस गंदी बस्ती से होकर गुजरता है। कालिंदी ने अगले ही दिन सारी कॉलोनी की महिलाओं को इस नई खबर से अवगत करा दिया। सभी के चेहरे पर इस बात की संतुष्टि थी कि वास्तव में कांता वैसी ही औरत थी जैसे उन लोगों ने सोच रखी थी। चलो, आज ही हुआ। अच्छा है छुट्टी मिली। उस वेश्या से मिसेस गुप्ता धीरे से बुदबुदाई थी। आज अचानक कांता के न रहने की खबर ने कालिंदी को विचलित सा कर दिया था।
कांता के अंतिम दर्शन के लिए जाने को कालिंदी तत्पर हो उठी। मिसेज गुप्ता के साथ कांता के घर पहुंची। कांता के शव के पास उसका पति बैठा रो रहा था। ये हुआ कैसे? मिसेस गुप्ता ने पूछा। मेम साहब, इसके बुरे काम के कारण मैं तो 2 महीने पहले से ही अलग था। यह मुझे बताने आई थी कि उसने मुन्ने के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया है और बेटे को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कर दिया। आज सुबह डॉक्टर का पत्र आया कि मुन्ना ठीक हो जाएगा। इस खुशी को कांता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके सीने में तेज दर्द हुआ। जब तक हम उसे अस्पताल ले गए वह मर चुकी थी। कालिंदी को बहुत पछतावा हुआ। जिसे कॉलोनी की औरतें गंदी औरत समझ रही थी, वह तो एक माँ थी। अपने बेटे के इलाज के लिए मजबूरी में उसने वेश्यावृत्ति को चुना। वह तो एक महान माँ साबित हुई थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।